क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है? क्या जून के अंत तक दूसरी लहर खत्म हो जाएगी? और क्या जुलाई सितंबर में देश में तीसरी लहर का कहर होगा? क्या इस तीसरी लहर में बच्चे शिकार होंगे? और अगर हाँ, तो इस तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाएंगे? क्या तरीके हैं बच्चों को बचाने के, जिससे आप उनके स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं? बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं, कैसे उन्हें रखें जिससे कोरोना बच्चों को छू न पाए? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये बच्चों का मामला है। समझना बेहद जरूरी है कि आपको बच्चों को किस तरीके से रखना है। दूसरी लहर क्या कमजोर पड़ रही है, तीसरी लहर में कितना जोर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई तरह की बातें की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बच्चे इससे प्रभावित होंगे, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और इसी के तहत कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वो क्या गाइडलाइंस है, उसमें क्या कहा गया है, आप देखिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की नई गाइडलाइंस है ये। बहुत जरूरी होने पर ही सीटी स्कैन कराने की सलाह दी गई है, क्योंकि पहले भी सीटी स्कैन के साइड इफेक्ट्स पर खूब बात हो चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल पर बैन रहेगा। बच्चों को 6 मिनट के वॉक टेस्ट की सलाह दी गई है। बच्चों में लक्षण पता करने के लिए ये वॉक टेस्ट करना होगा, इसकी सलाह है। मामूली लक्षण वाले बच्चों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल घातक हो सकता है, ये DGHS ने कहा है। मास्क अनिवार्य रूप से पहने। बच्चों से जरूर कहें मास्क पहनने के लिए, उसको मास्क पहनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक खान पान पर ध्यान दें। जी हाँ, हल्के लक्षण पर डॉक्टर्स की सलाह से पैरासीटामोल लिया जा सकता है, ये इन गाइडलाइंस में शुमार है। तो बहुत जरूरी है बच्चों का ख्याल रखना। इसके साथ ही 6 मिनट वॉक टेस्ट जिसकी बात हो रही है, आखिर वो क्या है, कैसे किया जाता है, ये भी हम आपको बताते हैं। बच्चों के फेफड़े और दिल की मजबूती इससे जांची जाती है। 12 या 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों को टेस्ट की सलाह दी गई है। माँ बाप के गाइडेंस में 6 मिनट तक बिना रुके चलना होता है। बच्चे की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया जाता है। घर में ही बच्चा 6 मिनट तक लगातार चल सकता है। इस तरीके से भी टेस्ट किया जा सकता है। 6 मिनट बाद बच्चे का ऑक्सीजन लेवल जांच किया जाता है। ऑक्सीजन लेवल यानी सैचुरेशन 94% से कम नहीं होना चाहिए। बच्चों के केस में 94% से कम नहीं होना चाहिए। चक्कर आए या सांस लेने में दिक्कत हो चलने के दौरान, तो डॉक्टर को तुरंत बताएं, दिक्कत की बात हो सकती है। 6 मिनट वॉक टेस्ट को 6 से 8 घंटे के बाद फिर से एक बार दोहराया जा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट को अस्थमा है तो 6 मिनट वॉक अवॉइड करें, बिल्कुल ना करें। तो 6 मिनट वॉक के बारे में भी और हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स आपको बताना जरूरी है। देश में कोरोना की रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन मौतें कम नहीं हो रही हैं। बच्चों के लिए नई गाइडलाइंस पर डॉक्टर्स ने क्या कहा है, सुन लीजिए। पीडियाट्रिक पेशेंट एडल्ट पेशेंट से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहली बात, जो एडल्ट में अगर हम 100 पेशेंट्स में से एक में स्टेरॉइड की यूज होती है, तो पीडियाट्रिक पेशेंट में 1000 से भी एक में 1000 में यूज होगा, और वो भी शायद उससे भी कम होगा। अब कई दिनों से कोरोना के जो सी गति है वो कम हो गई है। जो फ्रेश केस तो बहुत कम आ रहे हैं, किसी जगह पर फ्रेश केस आ रहे हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पेशेंट दाखिले हैं वो मेनली आईसीयू में हैं। आईसीयू पेशेंट की रिकवरी और वेंटिलेटर पर हैं, उनकी रिकवरी बहुत कम है। तो जितनी जो रिकवर नहीं हो रहे हैं उनकी डेथ होगी। तो अभी कुछ दिन तक 2-4 दिन तक यह काम चलेगा, जब डेथ रेट रिपोर्ट पर ज़्यादा होंगी। जो पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं तो घर चले जाएंगे, जो ठीक नहीं हो रहे हैं उनकी डेथ होगी। तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि वो ज़्यादा डेथ होगी। बच्चों को बचाकर रखना बहुत जरूरी है, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। एहतियात आप बरतिए, चाहे बाद में कोई भी रिजल्ट आए। रिसर्च चल रही है, लेकिन एहतियात बरतने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कठुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल के HOD हैं ENT के, और बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर हेमलता अरोड़ा भी जुड़ेंगी कुछ देर में, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज एट नानावती हॉस्पिटल। बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर कठुरिया मैं आपके पास से आती हूँ, उसके बाद डॉक्टर अरोड़ा मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन बच्चों का मामला है चूंकि, इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि माँ बाप आखिर कैसे बच्चों का ख्याल रखें।
खतरा बहुत ज्यादा है, डर भी है, माँ बाप यही सोचकर परेशान है कि अगर थर्ड वेव में जैसे कि आशंका जताई जा रही है बच्चे प्रभावित होते हैं तो फिर क्या ना करें और करें क्या, इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर बच्चों की बात आती है तो घर में क्या ख्याल रखा जाए। डॉक्टर कठुरिया। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि घर में सब लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो गाइडलाइंस आई है उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर 0736 जी घर में छोटे बच्चे हैं तो जो एडल्ट्स हैं, एल्डरली लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से सिर्फ वो ही सेफ नहीं है, उनको इन्फेक्शन होने का चांस कम है, तो वो बच्चों को भी इन्फेक्शन नहीं पास ऑन करेंगे। जब अगर एडल्ट्स घर के, चाहे वो माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है, वो सेफ है, तो बाकी बच्चे ऑटोमेटिकली सेफ हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों का एक मैक्सिमम टाइम आज की समय में अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही करता है। और कोविड में बच्चों को सिखाने पड़ेंगे, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफस्टाइल अब इसी तरह से होगी आगे कुछ समय तक। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है डॉक्टर कठुरिया कि बहुत जरूरी होने पर ही सिटी स्कैन करवाएं। जाहिर है बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका और बुरा असर पड़ सकता है, अडल्ट्स पर भी बुरा असर पड़ता है, इसकी भी बात हुई, चर्चा खूब हुई, लेकिन बच्चों पर तो जाहिर तौर पर और एहतियात बरतने की जरूरत है और इसीलिए 6 मिनट वॉक टेस्ट की सलाह दी गई है। 6 मिनट वॉक टेस्ट किस स्थिति में करना चाहिए? क्या ये सभी बच्चों के लिए रिकमेंडेड है या फिर कुछ खास लक्षण अगर देखा जाए, बच्चों में सांस फूलना या फिर किसी और तरीके की फटीग, तब करवाएं? बच्चों में अगर कोई भी सिम्टम है कोविड या कोविड से रिलेटेड, चाहे वो होना या लो ग्रेड फीवर या हेडेक और वॉमिटिंग सेंसेशन, ऐसे सब सिचुएशन में 6 मिनट वॉक टेस्ट एक बेसिक टेस्ट है, जिससे कि हमें अगर हमें थोड़ा भी शक है तो हम अपना शक दूर कर सकते हैं। अगर बच्चा 6 मिनट वॉक टेस्ट में फेल होता है तभी उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब सीटी स्कैन नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसके ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, उसका डिटेल फिजिकल असेसमेंट भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा शक होगा तो RT-PCR करा लेना चाहिए। और 6 मिनट वॉक टेस्ट बहुत सिंपल सा इजी टेस्ट है, अगर पेरेंट्स समझते हैं तो वो खुद अपने आप बच्चे का 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं घर पे। और पल्स ऑक्सीमीटर तो आजकल सब इजीली अवेलेबल है, इट हैज बिकम काइंड ऑफ एन हाउसहोल्ड आइटम। सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को अगर हम ये सिखा दें कि अगर आपको जरा भी शक हो रहा है तो ये आप कर लीजिए। जी, डॉक्टर हेमलता क्या हमारे साथ हैं अभी? डॉक्टर हेमलता के पास मैं जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर कठुरिया आपसे ही इसे और समझती हूँ। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल पर बैन की बात कही गई है, हालांकि ये तो अडल्ट्स के लिए भी कहा गया है, लेकिन बच्चों के लिए खास तौर से फिर से एक बार इसे दोहराया गया है। डॉक्टर हेमलता हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं चाहती हूँ ओपनिंग रिमार्क्स आप भी दें डॉक्टर अरोरा, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है और सबसे क्रूशियल यही होता है कि बच्चे खुद बता नहीं पाते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, खासकर कोरोना में अलग अलग तरह के लक्षण हैं, कई बार हम खुद नहीं पता कर पाते कि क्या ये वाकई कोरोना के लक्षण है। इसीलिए बच्चों के मामले में क्या ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और वो किस तरह के एहतियात है? माँ बाप कैसे समझें कि हाँ बच्चे को कुछ तकलीफ है और हमें 6 वॉक टेस्ट या किसी और तरीके की टेस्ट की जरूरत है? बिल्कुल, बच्चों के बारे में तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। उनको रोज हमें ऑब्जर्व करना है कि कुछ उनकी तबीयत में तब्दीली तो नहीं है, खान पान एकदम अच्छे से चल रहा है, उनको कोई नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, कोरोना के भी लक्षण हो सकते हैं। बुखार ही एक ही चीज नहीं है, बुखार हो तो जाहिर है वो तो उसकी मॉनिटरिंग करनी ही है।
इसके अलावा बच्चों को हमने प्रोटेक्ट करके रखना है। वैसे भी उनका स्कूल तो है नहीं, तो जो घर पे कर रहे हैं स्कूल, उनके ऑब्जर्व करना है उनके कैसे हाल चाल चल रहे हैं। अभी जो हम बड़े भी जब बाहर से घर पे आते हैं तो सावधानी बरतनी है कि बच्चों के पास तुरंत ना चले जाएं, अपने हैंड्स वॉश करें, अपना जो नॉर्मल हैंड हाइजीन है वो सब पालन करें। बच्चों को भी मास्क सही तरह से पहनना सिखाएं। जब वो थोड़ी देर के लिए भी नीचे खेलने जाते हैं तो दूसरों से दूरी रखने की सीख दें उन्हें, और वो बच्चे आसानी से सीख भी लेते हैं। इसके साथ में उनका मन भी बहलाएं, ताकि उनको जो भी थोड़ी सी भी कुछ तकलीफ हो रही है तो आके हमसे खुद ब खुद जल्दी से बता सकें कि मुझे यहाँ दुख रहा है, यहाँ पे कुछ रैश हुई है, ऐसा कुछ भी हो तो। ठीक है, आप दोनों रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। डेल्टा वेरिएंट को लेकर बहुत बात हो रही है और उस पर एम्स की एक नई स्टडी आई है जिसने चौंकाया है। अल्फा के मुकाबले डेल्टा 40 से 50% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। टीका लगवाने के बाद भी कुछ मरीजों को कोरोना हुआ है। जिन्हें टीके के एक खुराक मिली है उनमें डेल्टा संक्रमण 76.9% है। जिन्हें दोनों खुराक मिली है उनमें संक्रमण दर 60% है। तो ये डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक नई स्टडी है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसने चिंता को भी बढ़ा दिया है। डॉक्टर कठुरिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डेल्टा वेरिएंट पे खूब बात हो रही है, जो वैक्सीन है क्या इस पर कारगर नहीं है? क्या ये तय हो चुका है या फिर अभी और रिसर्च चल रही है? देखिए, ये एक वेरिएंट जो आया है, अगर हम ये मान के चलें कि जो रिजल्ट्स जो स्टडी आई है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो भी 40% सेफ्टी तो हमें दोनों शॉट्स के बाद, दोनों डोजेस के बाद मिली है। 40% सेफ्टी कम नहीं होती है। दूसरी बात कि आज एक वेरिएंट है, हो सकता है 6 महीने बाद या 3 महीने बाद कोई और वेरिएंट आ जाए। अगर प्रेजेंट वैक्सीन कुछ भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है तो उसको लगवा लेना हमारी एक अपने घर वालों के प्रति भी एक जिम्मेवारी है और देश के प्रति भी जिम्मेवारी। जी, अगर आप जरा सा समझा सकें आसान भाषा में कि डेल्टा वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट में क्या फर्क होता है और आखिर क्यों जो एम्स की रिपोर्ट है डेल्टा वेरिएंट पर उससे काफी चिंता भी पैदा हो रही है और कई नई बातें सामने आ रही है। दोनों में फर्क क्या होता है? क्या डेल्टा ज्यादा घातक होता है? डेल्टा ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। जो पेशेंट जिसको कोविड है और अगर उसको डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन है तो उसका दूसरों को स्प्रेड करने का रिस्क ज्यादा है, लेकिन उससे उसको खुद ज्यादा परेशानी होगी या उसकी बीमारी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो जल्दी पास ऑन होता है कंपैरेटिवली। जो प्रीवियस जो अल्फा वेरिएंट था वो कंपैरेटिवली इतना ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं था। तो एक्सपोजर पे रिस्क डेल्टा वेरिएंट से हमें ज्यादा है। ठीक है। जहां तक उसका कुछ उसकी वजह से जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हैं वो डेल्टा वेरिएंट पर ठीक है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, चूंकि कई तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं, खासतौर से डेल्टा वेरिएंट ने लोगों को चौंकाया भी है, डर भी पैदा किया है, इसीलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। खतरा अभी टला नहीं है, ये हम बार बार इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं। डॉक्टर अरोरा, वापस फिर से एक बार बच्चों के बारे में बात करते हैं और जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसमें एक खास बात कही गई है कि जो मामूली लक्षण वाले बच्चे हैं, अगर उनमें कुछ कोरोना के लक्षण हैं जो मामूली तौर पर सामने आ रहे हैं तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल घातक हो सकता है। अगर हल्के लक्षण हैं तो पैरासीटामोल ली जा सकती है। कैसे पता करेंगे कि पैरासीटामोल अभी बच्चों को दिया जाना है? बच्चों को अभी जब हमारा नॉर्मली कोल्ड या फ्लू की बीमारी होती है तो भी अगर तेज बुखार आता है, 100-101 के ऊपर बुखार आता है, बच्चों को तकलीफ हो रही होती है तो हम पैरासीटामोल देते हैं। इसी तरह हम कोविड के इन्फेक्शन में भी, कोविड के लक्षण होते हुए भी हम बच्चों का इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे। पहले 4-5 दिनों में ऐसा ही रहेगा, कोल्ड फ्लू जैसा रहेगा, थोड़ा सा लूज मोशन हो सकता है, कुछ पेट में खराबी हो सकती है, उल्टियां जैसे हो सकती हैं, बच्चों को बदन दर्द होता है, ऐसे ही सोने की इच्छा रखते हैं। 4-5 दिनों में जनरली इन बच्चों का सबका इन्फेक्शन कम हो जाएगा और थोड़े दिन बाद
ये सही अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद जाके फिर से थोड़ा बुखार आना या फिर से वीकनेस आना या फिर जाके उनको छाती में दुखना या सांस भर आना, ऐसी चीजें फिर से हो सकती हैं। यानी कि इन चीजों के लिए हमने मॉनिटरिंग इन्फ्लुएंजा में हम करते हैं कि पैरासीटामोल देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर बच्चों को मामूली लक्षण दिखते हैं, बुखार या फिर बदन दर्द, तो पैरासीटामोल दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कटूरिया, हमने देखा कि कोरोना के सेकेंड वेव में स्टेरॉइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया स्टेरॉइड्स का और उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। बच्चों के केस में कितना एहतियात बरतने की जरूरत है? जब तक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी नहीं हो, स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करें। अगर माइल्ड टू मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, तब तक हमें सिर्फ पैरासीटामोल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो बच्चों को हमें स्टेरॉइड नहीं देने हैं जब तक कि हमें ये न लगे कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसके साथ ही 6 मिनट वॉक टेस्ट की सलाह दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बातें कही गई हैं जो सिटी स्कैन को लेकर है। सिटी स्कैन बहुत जरूरी होने पर ही करवाएं। लेकिन कई बार सेकेंड वेव में हमने देखा डॉक्टर कटूरिया कि लोगों ने जल्दबाजी की सिटी स्कैन करवाने में और एक कंफ्यूजन की स्थिति भी रही कि कब करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए। बच्चों की स्थिति को देखते हुए आखिर क्या हमें डॉक्टर्स की सलाह तो लेनी ही है, लेकिन जो बच्चों के माता पिता हैं वो किस तरीके से अवेयर रखें खुद को, ताकि ये डिसीजन ले सकें कि कब स्टेरॉइड्स की जरूरत है, कब सिटी स्कैन करवाना है और बाकी क्या एहतियात बरतने हैं? देखिए, जो एडल्ट्स के लिए गाइडलाइंस की डे 6 से पहले हमें सीटी स्कैन की जरूरत नहीं। डे 6 हम मान के चलते थे कि जिस दिन से सिम्टम आए उसके 6 दिन बाद, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें पता है। बच्चों में अगर पेरेंट्स थोड़े से ऑब्जर्वेंट हो, थोड़े से विजिलेंट हो, तो वो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किस दिन से ये बच्चे को प्रॉब्लम है। और सीटी स्कैन एक पहले इन्वेस्टिगेशंस में से शामिल नहीं होगा। और उससे पहले हमारे पास बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं जिससे कि हम ये असेस कर सकते हैं कि बच्चे को एक अर्ली स्टेज में कोविड है। सीटी स्कैन हम तभी कराएं जब हमें लगे कि हाँ, बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, अनकंट्रोल्ड फीवर है जो पैरासीटामोल देने के बावजूद भी नहीं सेटल हो रहा। ऐसी सिचुएशन में हम पीडियाट्रिशियन की या इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट की सलाह के बाद ही हम सीटी स्कैन का फैसला करें। तो ये सिचुएशन नहीं है कि हमें लगा कि बच्चे को 2 दिन से बुखार है, चलो सीटी स्कैन करा। ये इसको हम एक खेल की तरह से न लेके इसको सीरियसली लें। और ये बात तभी हम समझ सकते हैं जब हम एज ए पेरेंट वी आर वेरी विजिलेंट कि हाँ, हमें 3 दिन से लग रहा है कि बच्चा बुखार है, तो दैट इज डे 3। तो हमें अगले 3 या 4 दिन उसको और क्लोजली ऑब्जर्व करना है जी। और उसे सिर्फ पैरासीटामोल या और दूसरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। अगर नौजिया हो रहा है तो उसके लिए देना है। ठीक है डॉक्टर अरोरा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक कंफ्यूजन है लोगों में, वो उस पर अगर थोड़ी सी बात हो जाए। कई बार ये भी कहा गया, डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से भी कहा गया कि साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस बात के कि थर्ड वेव में बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन उसके बाद गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ये कहा गया है एहतियात बरतना जरूरी है। तो वो लोग जो ये मानकर चल रहे हैं कि साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और लापरवाही बरत रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? खासकर चूंकि बच्चों का मामला है, आगे क्या परिस्थिति बनती है ये हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल अपनी तरफ से सारे एहतियात रखें। मेरी ये मैसेज है कि बच्चे, स्पेशली थोड़े बड़े बच्चे, काफी अफेक्ट हुए हैं सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में काफी अफेक्ट होने वाले हैं। तो जरूर हमें बड़े बच्चों के लिए, स्पेशली 5 इयर्स 6 इयर्स के ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बहुत सावधानी बरतनी है, उनको बहुत सीख देनी है और उनको ऑब्जर्व अच्छी तरह से करना है। उनको थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चाहिए। हम बड़ों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, बच्चों का अभी वैक्सीन आया नहीं है, बट उनको हम अच्छी तरह से देखभाल करके उनको बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कटूरिया, आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग इसे लापरवाही के नजरिए से देख रहे हैं।
अच्छा, एक बड़ी खबर आ गई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक खबर आ गई है, हम सीधा उसका रुख करेंगे। अमित शाह और सीएम योगी की बैठक खत्म हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त की अहम खबर, 4 बजे से बैठक चल रही थी शाह और योगी की, वो अब खत्म हो चुकी है। सुबह से ही इस बैठक पर सबकी निगाहें थी। कल सुबह अब 11 बजे पीएम से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार को लेकर, तमाम और मसलों को लेकर ये चर्चा इसमें संभव है। कल सुबह करीब 11 बजे पीएम से मुलाकात होगी, जिसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी जो बैठक चल रही थी शाह और योगी के बीच में, वो खत्म हो चुकी है। अनुप्रिया पटेल भी इसमें शामिल हुई, ये भी जानकारी मिल रही है। और आगे किस तरीके से एक्सपेंशन होगा, इस पर बहुत मुमकिन है कि बातचीत हुई हो। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर।